कल की वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास 9 का साइंस चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। उसमें हमने पढ़ा था मैटर क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर क्या होते हैं। ये हमने कल पढ़ा था। आज की वीडियो में हम इसी चैप्टर का आगे के पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि क्या जो मैटर है वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। एंड जो सेकेंड टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है इवेपोरेशन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। देखो, हम सभी को पता है कि जो मैटर है 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। फॉर एग्जाम्पल जो वाटर है वो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। सॉलिड में आइस आता है, लिक्विड में वाटर एंड गैसियस स्टेट में आता है वाटर वेपर्स। अब देखो, जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है वो 2 तरीके से चेंज हो सकती है। एक तो ये, किसी भी मैटर के टेम्परेचर में अगर चेंज लाया जाए तो उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। दूसरा, मैटर के प्रेशर में चेंज लाया जाए तब भी उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे अगर किसी मैटर के टेम्परेचर में चेंज लाया जाए तो किस तरह से मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है। देखो, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड लिया हमने, सॉलिड में हम लेंगे आइस। ठीक है, जब आइस को गर्म करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आइस मेल्ट हो जाती है लिक्विड में, यानी कि वाटर में। अब जब वाटर को फर्दर गर्म करते हैं तब जो वाटर है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है। अब जो वाटर वेपर है वो कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है, वो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है। इस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज करके एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मैटर चेंज होता है। ठीक है, ये था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज किया। अब जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तब भी जो मैटर है वो अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर वेपर्स को जब हम कलेक्ट कर लेते हैं एक वेसल में, ठीक है, उसको ठंडा करने पे यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज करने पे जो वाटर वेपर्स हैं वो लिक्विड यानी कि वाटर में चेंज हो जाते हैं। और वाटर को जब हम फ्रीज करते हैं यानी कि जब और ज्यादा कूलिंग प्रोसेस में ले जाते हैं वाटर को, तब वो आइस में चेंज हो जाती है। अब आइस क्या है, सॉलिड है। तो इस तरह से टेम्परेचर को इंक्रीज करके भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज होती है एंड टेम्परेचर को डिक्रीज करके भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज होती है। अब देखो, क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जब आइस को गर्म किया तो ऐसा क्या हुआ आइस के पार्टिकल्स में कि आइस वाटर में चेंज होगी। अब हम इस बात को समझेंगे। देखो, आइस को हीट किया तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो आइस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी थी वो भी इंक्रीज होगी। जब आइस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इस वाइब्रेशन की वजह से आइस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम हो गया। अब जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच का कम हुआ तो पार्टिकल्स ने अपनी जो फिक्स पोजीशन थी उसको छोड़ दिया और फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो जो ये वाली स्टेट है ना कि जब पार्टिकल्स ने अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ दिया और फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो ये वाली जो स्टेट है वो है वाटर की स्टेट यानी कि लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्यूजन क्या होता है। देखो, वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड सब्सटेंस हीट करने पर लिक्विड में चेंज हो जाए उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन और मेल्टिंग। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, the temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। अब देखो, जो डिफरेंट सॉलिड्स हैं उनका डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम केल्विन में बात करें तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 273 केल्विन। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है 1535 डिग्री सेल्सियस एंड वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट है 63 डिग्री सेल्सियस। अब आपने एक चीज यहाँ पर नोट की होगी कि ये सभी सॉलिड हैं, फिर भी इनका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग क्यों है। इनका मेल्टिंग पॉइंट इसलिए अलग अलग है, जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा किसी भी मैटर का उतना ही ज्यादा उनके पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। फॉर एग्जाम्पल आयरन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, आयरन के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट है टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो केल्विन होती है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 273 केल्विन के। अब देखो, जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है। ठीक है, अब हम अगर 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे।
0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो 100 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के इक्वल होगा? 273 प्लस 100 इज इक्वल टू 373 केल्विन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जब लिक्विड को हीट करते हैं तब वो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसमें भी हम एग्जांपल लेंगे वाटर का। ठीक है, वाटर को जब हीट करते हैं तो वो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। अब इसमें भी सेम यही प्रोसेस होती है कि वाटर को हीट किया तो जो वाटर के पार्टिकल्स थे उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ब्रेक हो गया, कम हो गया, जिसकी वजह से वाटर है वो गैसियस स्टेट में चेंज हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखो, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा लिक्विड्स के लिए होता है, ठीक है, सॉलिड्स के लिए नहीं होता। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स and changes rapidly into a gas at atmospheric pressure is called its boiling point. अब डिफरेंट लिक्विड्स का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। फॉर एग्जांपल, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 78 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सब्लिमेशन क्या होता है। देखो, सॉलिड्स को जब हम हीट करते हैं तो सॉलिड्स बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए सीधा सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए, और गैसियस स्टेट सीधा सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाए कूलिंग पर, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। इसका एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड। जब अमोनियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड सीधा गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है, और जब अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स को कूल करते हैं तब वो सीधा सॉलिड स्टेट में चेंज होती है। ठीक है, सब्लिमेशन में कोई भी लिक्विड स्टेट नहीं होती है, सीधा सॉलिड से गैसियस स्टेट में या फिर गैसियस से सॉलिड स्टेट होती है। देखो, अभी हमने पढ़ा कि अगर मैटर के टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए तो जो मैटर है वो अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि अगर मैटर के प्रेशर में चेंज लाया जाए तो क्या मैटर अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है या नहीं, और अगर होता है तो कैसे चेंज होता है। अब देखो, जो मैटर है वो अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो सकता है अगर प्रेशर को इंक्रीज किया जाए या फिर प्रेशर को डिक्रीज किया जाए। देखो, हमारे घर में जो एलपीजी होती है, खाना बनाने वाली गैस होती है, वो जो सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर में गैस लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज किए जाते हैं उसमें भी गैस लिक्विड फॉर्म में ही होती है। ऐसा क्यों होता है? देखो, जब गैस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो पास पास आ जाते हैं, और जब कूल किया जाता है, ठीक है, जब कूल किया जाता है तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो और ज्यादा पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से गैस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। ठीक है, यहां पर क्या किया है? यहां पर किया है कि प्रेशर अप्लाई किया है, साथ के साथ टेम्परेचर को डिक्रीज किया है। कूलिंग की भी प्रोसेस है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर को डिक्रीज किया है और प्रेशर अप्लाई किया है ज्यादा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन क्या होता है। देखो, किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर जब वो लिक्विड वेपर्स में चेंज होने लगे तो इस फिनोमिना को बोलते हैं इवेपोरेशन। फॉर एग्जांपल, वाटर को आप गर्म करते हो, थोड़ी देर बाद ही वो इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है, मतलब भाप बन के उड़ना शुरू कर देता है। जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस है। बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वाटर भाप बन के उड़ना शुरू कर देता है, इवेपोरेट होना शुरू कर देता है। ठीक है, तो वो प्रोसेस ही इवेपोरेशन कहलाती है। अब इवेपोरेशन में होता क्या है? देखो, वाटर को हीट करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही टेम्परेचर राइज करता है, इसका मतलब क्या है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो वाटर पार्टिकल्स हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है और जो वाटर है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर। देखो, जैसे ही लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो लिक्विड का जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी इंक्रीज हो जाता है। सेम चीज जो अभी हमने पढ़ी थी पहले वही है यहाँ पे कि वाटर को हीट किया, टेम्परेचर राइज हुआ तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी की वजह से वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो वीक हो गया। ठीक है, वीक होने की वजह से वाटर चेंज हो गया अपनी गैसियस स्टेट में। नेक्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड।
सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, ये भी रेट ऑफ इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है। किस तरह से इफेक्ट करता है, देखो अगर लिक्विड का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जब भी कपड़े धोते हैं तो कपड़ों को हम फैला के सुखाते हैं ताकि कपड़े जल्दी सूख जाएं, ठीक है। अब कपड़ों में क्या होता है, पानी होता है, तो जब कपड़ों को फैलाते हैं तो वाटर का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही वाटर का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए कपड़ों को जल्दी सुखाने के लिए कपड़ों को फैलाकर सुखाते हैं। थर्ड पॉइंट है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। अब ह्यूमिडिटी ऑफ एयर किस तरह से रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करती है, हम ये पढ़ेंगे। ह्यूमिडिटी क्या होता है, एयर में कितनी अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट है, ये ह्यूमिडिटी कहलाता है, ठीक है। अब देखो जो हमारे आसपास की एयर है उसकी खुद की भी कैपेसिटी होती है कि वो कितने वाटर वेपर्स को होल्ड करके रखेगी। अब देखो अगर एयर की ह्यूमिडिटी लो है, एयर की ह्यूमिडिटी लो है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखो जो एयर है उसमें अगर वाटर वेपर्स पहले से कम है तब जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो हाई होगा, क्योंकि पहले से जो वाटर वेपर है एयर में कम है, तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा लिक्विड का वो हाई होगा। लेकिन अगर एयर की ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मतलब पहले से ही एयर में वाटर वेपर्स ज़्यादा प्रेजेंट है, उस टाइम पर लिक्विड का रेट ऑफ इवेपोरेशन लो होगा। फोर्थ पॉइंट है विंड स्पीड। अब विंड की जो स्पीड है वो किस तरह से रेट ऑफ इवेपोरेशन को इफेक्ट करती है, हम ये पढ़ेंगे। देखो जब विंड की स्पीड ज़्यादा होती है तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है लिक्विड का वो भी ज़्यादा होता है। देखो अभी हमने पढ़ा कि जब विंड की स्पीड ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड ज़्यादा होता है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो जब विंड की स्पीड ज़्यादा होती है तो विंड अपने साथ वाटर वेपर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, जिसकी वजह से जो वाटर वेपर का अमाउंट है सराउंडिंग में कम हो जाता है। जैसे ही वाटर वेपर का अमाउंट सराउंडिंग में कम होगा तो उस जगह पर लिक्विड का रेट ऑफ इवेपोरेशन अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होती है। देखो जो लिक्विड है वो हमेशा इवेपोरेट करते रहते हैं। जब लिक्विड इवेपोरेट करते हैं तो ये इवेपोरेशन के बाद अपने सराउंडिंग से एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये एनर्जी लेते हैं तो ये अपने सराउंडिंग को ठंडा कर देते हैं। इस वजह से ही इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि गर्मियों में हमें कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन से हम दो चीज़ें समझेंगे। एक तो ये कि गर्मियों में हमें कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए, दूसरा ये कि गर्मियों में जब हमें पसीना आता है तो वो हमारी बॉडी को किस तरह से ठंडा रखता है। देखो जब गर्मियां होती हैं या फिर जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज कर जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो स्वेटिंग करना स्टार्ट कर देती हैं, हमें पसीना आ जाता है और ये जो स्वेट है ये इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये जब इवेपोरेट होता है तब ये हमारी बॉडी सरफेस से एनर्जी गेन कर लेता है, ठीक है। जब स्वेट जो है इवेपोरेट होता है तो ये हमारी बॉडी सरफेस से एनर्जी गेन कर लेता है। इसी वजह से ही हमारी बॉडी पसीना आने के बाद हमें ठंडी लगती है। देखो गर्मियों में हमें कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए। देखो गर्मियों में हमें बहुत सारा पसीना भी आता है, ठीक है। और जो कॉटन के क्लोथ्स हैं वो अच्छे से पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। जब कॉटन के क्लोथ हमारे शरीर के पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो एयर की वजह से कॉटन के क्लोथ से जो स्वेट है वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। और इसी इवेपोरेशन की वजह से हमारी बॉडी हमें ठंडी लगती है।